वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी हाँ, बिल्कुल आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी हम फॉरेन टैक्सेशन के पार्ट पे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, हल्का सा टच होता है, हल्का सा नहीं, एक्चुअली दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद से हम टेक्स्ट पे जाएंगे। ऑब्वियसली ये एक रिविजनरी क्लास है तो मैं पूरा टेक्स्ट तो नहीं पढ़ने वाली हूँ, बट जहाँ पे भी ज़रूरत लगेगी मैं आपको टेक्स्ट पढ़ूँगी। शुरू करते हैं। हम अपनी आज की अंडरस्टैंडिंग लेनी शुरू करते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, जब हमने टीपी का टॉपिक पढ़ा था उस समय हमने एक चीज़ देखा था कि हम एएलपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। एएलपी के 6 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ा था, टीपी के कंसेप्ट को समझा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। बट मैंने कहा कि एक आपके पास इंडिया में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है ABC and DEF, और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन होता है। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 100 करोड़ रुपीज़ होती है। इसकी एलपी निकल के आती है 120 करोड़, मतलब ABC ने 20 करोड़ लेस अमाउंट रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स में। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। मैंने ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया था और मुझे समझ आ गया था। अब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट में जब हमने ये समझ लिया कि लेस अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है या एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बुक किया गया है, तो हम करेंगे क्या, उन चीज़ों को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट में देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, हम अपने प्रॉफिट को, रेवेन्यू को जो है 20 करोड़ से इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट इज़ योर प्राइमरी एडजस्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे 100 करोड़ मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, बट मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। अगर आपके पास अगर कोई भी चीज़, एक छोटी सी दुकान पे आप चिप्स लेने जाते हो, बिस्किट लेने जाते हो, 10 रुपये का बिस्किट है, 10 रुपये का चिप्स है, तो अगर आप चिप्स ले रहे हो और आपने कस्टमर को कितने पैसे दिए, 10 रुपये, क्योंकि उसकी वर्थ है 10 रुपीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो है 120 करोड़ रुपीज़, बट जो ट्रांजैक्शन बुक हुआ है वो हुआ है 100 करोड़ रुपीज़ पे। अब ABC के पास ना पैसे कम आए, चलो हमने इनकम टैक्स पर्पस से, क्योंकि हमें इनकम टैक्स करेक्ट अमाउंट पे चाहिए, इसलिए हमने ABC को कहा कि आप जो है रेवेन्यू को इंक्रीज़ करिए, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करिए बाय 20 करोड़ रुपीज़। कर दिया इसने इस पे टैक्स भी दे दिया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारे कंट्री को लॉस हो रहा है। लॉस क्या हो रहा है कि ये 20 करोड़ रुपए हमारे पॉकेट में आए ही नहीं, इंडिया में आए ही नहीं है 20 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट का मोटो ये भी है, प्राइमरी एडजस्टमेंट में हमने टैक्स को रेगुलेट कर लिया, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में हम ये भी चाहते हैं कि जो पैसे इंडिया में नहीं आ पाए ना, उन पैसों को हम इंडिया में लेकर के आए। तो गवर्नमेंट ने कहा, आप ये जो पैसे, आपके पैसे जो ये फॉरेनर है वो जो ले करके गया है, आप इस फॉरेनर से, यानी कि जो कम पैसे रिसीव हुए हैं, आप इस फॉरेनर से विदिन 90 डेज़, अब मैं विदिन 90 डेज़, कहाँ से 90 डेज़, ये इसका डिस्कशन हम करेंगे। विदिन 90 डेज़, मान लो आपने खुद ही ये प्राइमरी एडजस्टमेंट किया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये प्राइमरी एडजस्टमेंट खुद ही कर लिया। आपने सोचा कि एएलपी जो है ट्रांजैक्शन की 120 करोड़ रुपीज़ है, आपने रिटर्न फाइल करने से पहले ही अपने प्रॉफिट को 20 करोड़ से इंक्रीज़ कर दिया और प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया। तो अगर आपने खुद ही कर लिया है तो लॉ आपको बोलेगा कि जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया उस दिन के 90 डेज से आप इस 20 करोड़ रुपये जो हमारे इंडिया में नहीं आए, आप उनको लेकर के आइए। लॉ हमें ऑप्शन देता है कि आप ये 20 करोड़ रुपये लेकर के आइए उस AE से जिसने आपको पैसे नहीं दिए। या फिर मान लो यहाँ पे DEF जो था ये USA में था, तो लॉ हमें एक दूसरा ऑप्शन भी देता है कि आप एक काम करिए, आप अपने दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस के पास जाइए जो कि NR हो, वो रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, वो NR होना चाहिए। और अगर USA वाला नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप सिंगापुर वाले से लेकर के आ जाइए। सो ईदर यू ब्रिंग बैक फ्रॉम USA विदिन 90 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने सुओ मोटो एडजस्टमेंट कर दिया है तो, या फिर आप सिंगापुर वाले एसोसिएट एंटरप्राइजेस से लेकर के आइए। या फिर C पॉइंट हमें ये बोलता है कि 20 करोड़ रुपीज़ जो है इस पर आप टैक्स दे दीजिए। सब हम डिस्कस करेंगे, टैक्स कितना लेंगे, क्या करेंगे। इस 20 करोड़ रुपीज़ पे आप एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स दे दीजिए। और आपने अगर ये टैक्स दे दिया तो आपको ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट अपने उस 20 करोड़ रुपीज़ पे, आप तो अपना प्रॉफिट बढ़ा के मुझे टैक्स देंगे ही, बट सिंस हमें पैसा नहीं आया तो हम आपको पेनलाइज कर रहे हैं कि अब आप इस पे हमें टैक्स दीजिए। टैक्स का रेट बाद में डिस्कस करते हैं। आप ये हमें एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दीजिए, और इस एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स की आप कोई क्रेडिट नहीं लेंगे। जैसे हम टैक्स पे कर देते हैं, मान लो कि मेरा नेट टैक्स
एट द ईयर एंड मेरा टैक्स जो है कैलकुलेट होके आ रहा है। सपोज करो बहुत बड़ी कंपनी है, 40 करोड़ टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है और यहाँ पे मैंने एडिशनल इनकम टैक्स जो है 3 करोड़ रुपीज़ दिया है। कैलकुलेशन में मत जाना। तो यहाँ पे हम जो भी TDS TCS होता है उसका हम क्रेडिट ले लेते हैं। यहाँ पे लॉ हमें बोलता है कि आप इस एडिशनल इनकम टैक्स की कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बैकग्राउंड। मैंने कहा बैकग्राउंड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो आइए अब हम टेक्स्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मीनिंग बताया गया है। रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ द टोटल इनकम, रिडक्शन इन लॉस एज द केस में बी ऑफ द SSC। Primary adjustment to a TP means the determination of transfer price in accordance with the arm length principle resulting in an increase in the total income or reduction in loss। या तो लॉस रिड्यूस होता है। देखो TP का प्रोविज़न तो हम तभी लगाते हैं ना जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस बढ़ रहा है तो हम TP का प्रोविज़न नहीं लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी एडजस्टमेंट वो होता है जिससे हम ALP को बेस लेकर के एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि बेस एडजस्टमेंट करने के बाद से टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगा या फिर लॉस रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द SSC एंड इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द SSC। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गई। जब मैंने आपको ये कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे चाह रही है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, गवर्नमेंट को मतलब कंट्री को लॉस हुआ है, हमारे देश को लॉस हुआ है कि 20 करोड़ रुपए जो हमें बाहर वाले से लेने थे वो हमें मिले नहीं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इन पैसों को गवर्नमेंट चाहती है कि आप ले करके आए, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपने ये एडजस्टमेंट खुद किया है तो आपको रिटर्न फाइलिंग के का जो ड्यू डेट है उसके 90 डेज़ के अंदर आपको बोलती है पैसे लेकर के आए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट चार्ज करती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ना मान लेती है अगर आपको पैसे नहीं मिले ये 20 करोड़ रुपीज़ तो गवर्नमेंट ये मान लेगी कि आपने एडवांस दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट की एंट्री वाइज तो यहाँ पे एडवांस टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस टू PNL, आपका PNL बढ़ जाएगा और आपके बुक्स में एडवांस खड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि आपने जो है एडवांस दिया हुआ है और उस एडवांस पे फिर अगर पैसे नहीं आते हैं 90 दिनों के अंदर तो इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है। केसेस वेयर सेकेंडरी एडजस्टमेंट टू बी मेड, ये देखो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वहाँ पे होता है, लीव इट, हैज़ बिन सुओ मोटो बाय द SSC इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि सुओ मोटो SSC ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में खुद ही रिटर्न फाइल करने से पहले ये डिस्क्लोज कर दिया कि ट्रांजैक्शन इतने वैल्यू पे हुई है बट ALP इतना है। मेड बाय असेसिंग ऑफिसर हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय SSC, मतलब कि रिटर्न फाइल हो गया, उसके बाद से रिटर्न प्रोसेस हुआ, AO का ऑर्डर आता है कि आपका जो ये इस ट्रांजैक्शन की ALP है वो 120 करोड़ रुपीज़ है और SSC जो है मान जाता है, उसके लिए अपील नहीं करता, ठीक है। तो भी हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट तो होगी ही, बट एक्चुअली यहाँ पे देखो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, इन केसेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोथ होते हैं। सेकेंडरी एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट बोथ आर एप्लीकेबल फॉर, मैंने लिखा हुआ भी है, सेकेंडरी प्राइमरी एडजस्टमेंट दोनों ही होगा। तो हाँ, पॉइंट बी हम डिस्कस कर रहे थे कि AO हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय SSC। जब AO ने खुद एडजस्टमेंट करने को आपको कहा और आप अपील में नहीं गए, अगर आपने मान लिया तो भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करेंगे आप विद प्राइमरी एडजस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द SSC अंडर सेक्शन 92CC ऑन और आफ्टर 1/4/2017। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप जाके क्लास देख सकते हैं। तो अगर APA एंटर हुआ है 1/4/2017 के बाद और उस APA में ये डिसाइड हुआ, APA में मैंने आपको बताया था ना कि मेथड डिटरमाइन होते हैं कि आप इस मेथड से ALP निकालेंगे, और APA जब हमने APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लिया और हमने वो मेथड फॉलो किया और मेथड फॉलो करने के बाद मेरा 120 करोड़ रुपीज़ आ गया, तो वो 20 करोड़ रुपीज़ का एडजस्टमेंट हम कर देंगे। इज मेड एज पर द सेफ हार्बर रूल्स, सेफ हार्बर रूल्स के अकॉर्डिंग अभी के लिए इसको छोड़ देना। 92CB में एक रूल दिया हुआ है कि पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, मान लो कि मैंने कहा कि ये फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, उसका हम 20% जितना भी रेवेन्यू है उसका 20% हम प्रॉफिट मानेंगे। तो इस टाइप में सेफ हार्बर रूल्स में रूल्स दिए हुए हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इज़ मेड एज पर द सेफ हार्बर रूल्स, अगर आपने सेफ हार्बर रूल्स फॉलो किया और फॉलो करके आपने ये एडजस्टमेंट कर दिया 120 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 20 करोड़ रुपीज़ का, इज़ अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन असेसमेंट बाई वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर।
अंडर एन एग्रीमेंट एंटर इनटू अंडर सेक्शन 90 और 90A फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेक्शन 90 एंड 90A जो है ये DTAA का सेक्शन है। DTAA के ये पर्टिकुलर प्रोविज़न आपको बोलता है क्या है, पॉइंट नंबर E, कि यहाँ पे दो कंट्री है, एक हमारे पास इंडिया है, एक हमारे पास जर्मनी है। अब देखो होता क्या है, इंडिया और जर्मनी ने DTAA एंटर किया। अब एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आया, उस ट्रांजैक्शन के लिए इन दोनों कंट्रीज़ के अथॉरिटीज़ ने बैठ के ये डिसाइड किया कि ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है ना ये 120 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए। और अगर आपने अपने बुक्स में 100 करोड़ रुपीज़ दिखाया है तो ये 20 करोड़ की आप एडजस्टमेंट कर देंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर मतलब जहाँ पे दो कंट्री की अथॉरिटी बैठती है DTAA में और बैठ के वो किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू बताते हैं, ALP बताते हैं या फिर मेथड डिटरमाइन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट तब आवश्यकता नहीं है वेयर shall not be carried out if amount of primary adjustment made in case of an SSC in previous year does not exceed 1 करोड़ रुपीज़। मतलब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ से लेस है तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, प्राइमरी एडजस्टमेंट तो होती है ऑब्वियसली जब हमारा मान लो कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ है और ALP हमारा 101 करोड़ रुपीज़ आता है तो हम अपने प्रॉफिट को तो इंक्रीज़ करते ही हैं 1 करोड़ रुपीज़ से। बट ये जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है जहाँ पे हम एक एडवांस खड़ा कर देते हैं और एडवांस खड़ा करने के बाद से हम बोलते हैं कि तुम पैसे लेके आओ, पैसे नहीं लेकर के आओगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये जो प्रोसीजर है सेकेंडरी एडजस्टमेंट का वो अगर 1 करोड़ रुपये से कम है तो फिर हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नॉन रिपाट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस डीम टू बी एन एडवांस, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं जाने वाली हूँ। वेयर एवर नीडेड आई विल गो कि अगर पैसे नहीं आते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से तो हम ऐसा मानेंगे कि ये तो आपने एडवांस दे दिया। सच एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ मे बी रिपाट्रिएटेड फ्रॉम एनी ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ऑफ द SSC विच इज़ नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप USA वाले से नहीं ला पाते हो जिसके साथ आपने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किया तो आप एक काम करो, आप सिंगापुर वाले से लेकर के आ जाओ। ये भी आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस था। हमें मतलब नहीं कि आप कहाँ से ला रहे हो, बस हमारी कंट्री में $20 करोड़ रुपीज़ आने चाहिए थे, आप हमें 20 करोड़ रुपए ला के दो, हमें नहीं पता आप कहाँ से ला रहे हो। एक्सेस मनी का मतलब समझाया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है 100 करोड़ रुपीज़ और ALP निकल के आता है 120 करोड़ रुपीज़। तो ALP माइनस एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो हो गया ये 20 करोड़ रुपीज़ आपका एक्सेस मनी हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को ना हम नीचे डिस्कस करेंगे, आपके नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा। टाइम लिमिट फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ। ओके, आपने देखा कि 4-5 चीज़ें यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने 5 चीज़ें देखा, 5 पॉइंट्स देखे, 5 तरीके देखे जिससे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो सकता है। अब मैंने कहा 5 तरीके से सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है तो इन 5 तरीकों में अलग अलग डेट होगा कि हम किस दिन पैसे लेकर के आएंगे। जब हम 90 डेज कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे कोई अलग डेट निकल के आएगी, यहाँ पे कोई अलग डेट, यहाँ पे कोई अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सेम वे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि सिंस ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये अलग अलग डेट पे हो रही हैं, तो जो 90 डेज से हम ये बोल रहे हैं कि आप 90 डेज में विद इन 90 डेज, मैंने कहा विद इन 90 डेज, किस चीज़ के विद इन 90 डेज? ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना इसके विद इन 90 डेज। तो ये डेट जो है कि कहाँ से हम 90 डेज कैलकुलेट करेंगे ये एक अलग डेट निकल के आएगा, इंटरेस्ट का अलग डेट निकल के आएगा 5 केसेस में। तो हम जो मैं यहाँ पे आपको ये टाइम लिमिट का टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, मैं समझा क्यों रही हूँ कि ये जो डेट निकल के आ रहा है ये आपका डेट निकल के आ रहा है कि आपको किस दिन से 90 दिन गिनना शुरू हो जाएगा, मतलब फ्रॉम विच डेट 90 डेज विल बी काउंटेड। और यहाँ पे आपको पीरियड जो है या आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस दिन से हम इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। इफ़ नॉट तो आगे एक मैं ये केस डिस्कस करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला केस डिस्कस करते हैं। वेयर देखो 5 यहाँ पे भी केस डील किए हुए हैं, 5 वहाँ पे भी मैंने केस बताया था। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वही 5 केस है जहाँ पे हमें 90 डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, किस दिन से कैलकुलेट होंगे उसका डिस्कशन है, और इंटरेस्ट किस दिन से कैलकुलेट होगा उसका डिस्कशन है। तो पहला पॉइंट है आपका वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस हैज़ बीन मेड सुओ मोटो। जब एसएससी अपना रिटर्न फाइल करने गया, एसएससी ने ALP निकाली और ALP निकाली। ALP निकलने के बाद एसएससी को खुद ही दिख रहा है कि यार अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ ना, कल को मेरे पास AO का नोटिस आ जाएगा और फालतू में फिर मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, AO को समझाना पड़ेगा। मैं खुद ही ये 20 करोड़ रुपीज़ दिखा देता हूँ कि
दो ट्रांजेक्शन हैज़ हैपेंड ऑन 100 करोड़ रुपीज़, बट जो इसकी ALP है वो 120 करोड़ रुपीज़ है। और तुम देख लो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एडजस्टमेंट कर दिया है। अब मान लो सुओ मोटो एडजस्टमेंट कर दिया तो फिर कहाँ से 90 डेज कैलकुलेट होगा। जब मैंने कहा सुओ मोटो कर दिया तो SSC को शुरू से ही पता था कि ये जो ट्रांजेक्शन जो है वो 120 करोड़ रुपीज़ पे कैलकुलेट होना चाहिए था। 120 करोड़ रुपए हमारे इंडिया में आने चाहिए थे, बट नहीं आए। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आप ड्यू डेट तक नहीं ला पाते हो तो ड्यू डेट से आपको 90 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इस 90 डेज में अगर आप नहीं ला पाते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो हमें 90 डेज का टाइम पीरियड मिला होता है। अब मान लो कि आपका ड्यू डेट है 31 नवंबर 23, ये आपका ड्यू डेट है, और ड्यू डेट के बाद से आपको 90 डेज का टाइम पीरियड है। देखो मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये रूल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब हैं। टाइम लिमिट फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ ऑन और बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट गिवन इन कॉलम 3। यहाँ जो कॉलम 3 में जो डेट दी है ना, यहाँ से 90 डेज कैलकुलेट होंगे। इन केस मेंशन इन कॉलम 2, ये जो केसेस मेंशन है कॉलम 2 में, जब 90 डेज कैलकुलेट करने की बात आएगी, ये जो डेट दी है ना, यहाँ से 90 डेज कैलकुलेट होंगे। मेरे पास 31/11 तक का टाइम लिमिट था, का ड्यू डेट है मेरा रिटर्न फाइल करने का। मुझे बोला गया कि आप विदिन 90 डेज अपने रिटर्न फाइल करने का आप पैसे लेकर के आइए। अब मुझे दिसंबर के 31 दिन, जनवरी एंड फेब 28 दिन, मुझे 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिला। मैं अगर पैसे नहीं ले पाया, अब बताओ इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगा। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट जो है ये 90 डेज़ खत्म होने के बाद से कैलकुलेट होगा। नहीं, गवर्नमेंट आपको अच्छे से पेनलाइज करेगी इस चीज़ के लिए। रीज़न बीइंग, आप शुरू से ही इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि आपको पैसे लेकर के आने हैं। आपको कहाँ तक आपको ड्यू डेट के पहले पैसे लेकर के आ जाने चाहिए, बट फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, आपका ये जो ड्यू डेट है उसके बाद से आप 90 दिन और ले लो और पैसे लेकर के आओ। बट आप तो वो 90 डेज़ ख़त्म हो गए, बट आप उसके बाद भी पैसे लेकर के नहीं आए। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से ही कैलकुलेट होगा। जहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट किया है ना, उसी दिन से हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, इफ़ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस एज डिटरमाइंड इन ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर और द एपेलेट अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई SSC। दो केस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। पहला केस यहाँ पे ये बोलता है कि अगर AO ने, मैंने आपको बताया था ना कि AO ने कहा आपने रिटर्न फाइल किया और AO ने आपकी एडजस्टमेंट की और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस दिन आपने उसे एक्सेप्ट किया उस दिन के बाद से आपको 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा। और वो अगर 90 डेज़ के टाइम पीरियड तक अगर आप लेके आ जाते हैं, वेल डन, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं लेकर के आते हैं तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। और इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज होगा, इस बात का ध्यान रखना कि इंटरेस्ट जो है 90 डेज़ खत्म होने के बाद नहीं चार्ज हो रहा है। 90 डेज़ जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहीं से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज होगा, जिस दिन आपने AO के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, जहाँ से आपका 90 डेज़ कैलकुलेट हो रहा था ना, द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर। एक्सेप्ट किया का मतलब जिस दिन ऑर्डर आया आप उसी दिन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप वहाँ से 90 डेज़ कैलकुलेट करिए। पैसे नहीं लेकर के आए तो जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया ना, वहीं से हम इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। और अगर मान लो आपके पास AO का ऑर्डर आया, आप आगे अपील में चले गए, आपने ITAT के पास अपील किया, ITAT के पास अपील करने के बाद से आपको लगा कि यार आप तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर जिस दिन ITAT का ऑर्डर आया ना, उसके बाद से आपको 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा। अगर वो 90 डेज़ तक अगर आप पैसे नहीं लेकर के आए तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। कहाँ से कैलकुलेट होगा, जिस दिन आपको ITAT का ऑर्डर आया। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू TP इज डिटरमाइंड बाई APA। जहाँ पे ये APA एंटर हुआ है और वहाँ पे अगर बोला गया है कि इस, जैसे मैंने बताया था कि मेथड होता है, आपको मेथड दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से अपना ALP कैलकुलेट करिए। तो अगर APA एंटर हुआ है 92CC में, और इफ़ APA हैज़ बीन एंटर इनटू ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर उस प्रीवियस ईयर के ख़त्म होने से पहले ही APA एंटर हो गया है, तो फिर द डेट, मान लो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो APA ऑलरेडी एंटर हो गया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, आपने और CBDT ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि ये जो ट्रांजेक्शन है, आपने मेथड निकाला, मेथड निकालने के बाद से एक्चुअली APA में जो डिटरमाइन होता है, जो स्पेसिफाइड होता है, वो मेथड होता है। आपके मेथड से आपको पहले ही रिटर्न फाइल करने से पहले ही, मान लो 22-23 का रिटर्न फाइल करने से पहले ही आपको पता चल गया कि ये जो मेथड है ना, इस मेथड से जो है
इस मेथड से मेरा जो ALP निकल के आना चाहिए वो 120 करोड़ रुपीस होना चाहिए। तो अगर APA ऑलरेडी एंटर हो चुका है आपके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले ही, तो जो 90 डेज कैलकुलेट होगा वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। और सेम वे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, अगर आप पैसे नहीं लेकर के आते हैं तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इफ APA हैज़ बीन एंटर इनटू ऑन और आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर APA एंटर होता है ऑन और आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, द एंड ऑफ द मंथ इन विच द APA हैज़ बीन एंटर इनटू और द एंड ऑफ द मंथ इन विच द APA हैज़ बीन एंटर इनटू, जिस दिन आपके पास APA एंटर हुआ ना, उस महीने के आखिरी में आ जाइए और उस महीने के आखिरी में आने के बाद से वहाँ से आप 90 डेज़ कैलकुलेट करिए। अगर आप इस 90 डेज़ में पैसे लाते हैं ठीक है, नहीं लेकर के आते हैं तो बस वही जहाँ से आप 90 डेज़ कैलकुलेट करना शुरू किए थे ना मतलब जिस मंथ में आपका APA एंटर हुआ था उस महीने के आखिरी में आ जाइए और बस वहाँ से आपका इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो जाएगा। वेयर ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय द SSC एज पर सेफ हार्बर रूल्स। मैंने आपको बताया ना कि सेफ हार्बर रूल्स में क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ बिजनेस दिए गए हैं और उस पर रेलिवेंट प्रॉफिट का रेट दिया गया है। तो आपको ये भी रिटर्न फाइल करने से पता होगा, जब आप ऑप्ट कर रहे हैं सेफ हार्बर रूल्स तो आपको पता होगा कि मेरा ये जो बिज़नेस है उस पर मेरा ALP जो है वो 120 करोड़ रुपीज़ ही आएगा। जब आप खुद ही सेफ हार्बर रूल ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल करने से पता होगा। तो देखो यहाँ पे जो 90 डेज़ कैलकुलेशन है वो बोला गया है कि आप जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप जिस दिन ड्यू डेट है आपका रिटर्न फाइल करने का, उसके बाद से हम हमको 90 डेज़ टाइम पीरियड देते हैं। लेकर के आइए, नहीं लेकर के आ जाए, लेकर के आते हैं अगर आप तो जिस दिन आपका ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का वहाँ से हम इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। मुझे टैक्स बहुत हल्का लगता है, हल्का मतलब ईजी लगता है। इन रीज़न भी जब आप कंसेप्ट समझ के कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रस्ट मी, मैंने टैक्स में बहुत स्ट्रगल किया है एंड दैट इज़ वाई मुझे इतना पढ़ा मुझे कि मतलब उसके बाद से मैं इतना पढ़ने लगी टैक्स कि मुझे अच्छा लगने लगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी लाइफ में, मुझे टैक्स अच्छा लगने का, कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी टैक्स को जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। ऑलरेडी जब आप CA फाइनल की तैयारी कर रहे होते हैं, एक टैक्स का एक हवा बना हुआ है कि नो डाउट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी, हाँ, बट आप कर सकते हैं। बट आपको एक ही बात याद रखना है, अगर आप टैक्स को याद करने बैठेंगे ना, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। कभी भी आपको कुछ पास होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपसे हो सकता है, तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। पांचवा पॉइंट है वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट। ओके, पांचवा पॉइंट ये है कि जब अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर अंडर DTAA, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में दो कंट्री के जो अथॉरिटीज़ हैं वो बैठ के अगर इस ट्रांजैक्शन की ALP को निकालते हैं तो जो 90 डेज कैलकुलेट होगा डेट ऑफ गिविंग इफेक्ट बाय द EU अंडर रूल 44H टू सच रेजोल्यूशन। जब ऑर्डर पास होके आ जाता है ना, जब दो अथॉरिटीज़ डिसाइड कर लेती हैं तो EU को इफेक्ट देना होता है। तो जब EU ने इफेक्ट दे दिया, वहाँ से आपको 90 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। पैसे लेकर के आइए, नहीं लेकर के आए बस वहीं पीछे वाले डेट पे चले जाइए, द डेट ऑफ गिविंग इफेक्ट बाय द EU, वहीं से हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। मेरा कर्सर कहाँ चला जा रहा है? ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोला गया है कि अगर ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये जहाँ पे TP लगते हैं वहीं पे तो APA का प्रोविज़न लगता है, और TP वहाँ पे TP के, अगर आपको TP का चैप्टर याद हो तो उसमें यही लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले TP को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपका एक बार TP क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत आसान है। वेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़। जब दो, जो मान लो जो AE है उसने जो ट्रांजैक्शन, जो एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा, तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, जो लेंडिंग रेट है मान लो 9% है, प्लस 3.25%, 12.25% हो जाएगा। बहुत इजी है। और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट एज ऑन 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3%। मान लो इसको 10% मान लेते हैं, प्लस 3%, आपका 13% हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा, सो घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको बोला जाता है ऑप्शन 2 पे एडिशनल इनकम टैक्स की बात होती है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये बोला जाता है कि
आपने जिस एई से ट्रांजैक्शन किया है, जैसे मेरी एग्जांपल में यूएसए वाले से ट्रांजैक्शन किया था, आप उस एई से पैसे लेकर के आइए। अगर आप उस एई से पैसे नहीं ला पाते हैं तो आप सिंगापुर वाले एई से पैसे लेकर के आइए, बट मेरी कंट्री में मुझे 20 करोड़ रुपीज़ ला के दीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप, अब हम आपको देखो कैसे पेनलाइज करेंगे। इस 20 करोड़ रुपए में आप हमें एडिशनल इनकम टैक्स दीजिए। आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा, वो बात अलग है। आपसे एडिशनल इनकम टैक्स लेंगे इस 20 करोड़ रुपए पे। मतलब 20 करोड़ रुपए पे आप समझ रहे हो, आप दो बार टैक्स दे रहे हो। एक आपने अपने बुक्स में एडजस्टमेंट किया जिसमें प्रॉफिट बढ़ाया, और एक बार आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पे टैक्स दे रहे हो। अब इस एडिशनल इनकम टैक्स का जो रेट है वो बोला जाता है 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ये मिलके आपका हो जाता है 20.9664%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, आपका ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आता है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। पहला पॉइंट है आपका, देखो आपको पहला पॉइंट समझाऊंगी ना, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्रेफरेंस ऑफ डेट ओवर इक्विटी एज ए मेजर टू फाइनेंस बिजनेस। आपको इतना तो पता है, यह आपका पीएनएल बनता है, आपका रेवेन्यू इधर आता है, आपके सारे एक्सपेंस आते हैं, एक्सपेंस आने के बाद से आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है। आपको एक्स अमाउंट का प्रॉफिट आ गया, आपको इस प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। ये जो एक्सपेंस डेबिट हुए हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, बट ये जो एक्सपेंस डेबिट हुए हैं इसमें डिविडेंड का एक्सपेंस डेबिट नहीं होता। तो होता क्या है, ऑब्वियसली जब एई आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं तो वो दोनों साइड का फ़ायदा देखती हैं। वो ये भी सोचती हैं कि मेरा भी फ़ायदा हो, तुम्हारा भी फ़ायदा हो, क्योंकि एक्चुअली में एक दूसरे का ही पार्ट है। अगर वो 30% से ज़्यादा होल्ड किया है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसने लोन दिया है 26% से ज़्यादा होल्डिंग की है, या फिर वॉट जो भी क्राइटेरिया है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बनने का, उसमें से अगर कहीं पे भी फॉल करती हैं तो जो बाहर वाली फॉरेन वाली एई है वो इंडिया वाली एई को भी प्रोटेक्ट करना तो चाहेगी ना। तो वो सोचेगी कि यार मुझे फंडिंग करनी है, अब मेरे इंडिया वाली एई को फंडिंग तो मुझे करनी है, बट अगर मैं इक्विटी फंडिंग करता हूँ तो ये मुझे डिविडेंड दे देंगे, और ये डिविडेंड देंगे तो इनका ये टैक्सेबल एक्सपेंस तो है नहीं, इनको पहले ये टैक्स लग जाएगा, और ये टैक्सेबल एक्सपेंस नहीं है। इस अमाउंट पे जितना अमाउंट का डिविडेंड देते हैं उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट अगर हम इक्विटी दे देते हैं तो उस पर ये जो हमें इंटरेस्ट देंगी ये तो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो क्यों ना हम इक्विटी बोल दिया मैंने, अगर हम डेट दे देते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो क्यों ना हम डेट ही कर दें। अगर मुझे 200 करोड़ रुपए मैं अगर एसोसिएट एंटरप्राइजेस हूँ और मुझे भेजना है इंडिया वाले एंटरप्राइज को, तो क्यों ना मैं इसको डेट के थ्रू ही फाइनेंस कर दूँ, क्यों मैं इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करूँ। ये एक मेजर कंसेप्ट बोलो या फिर एजेंडा जो था ना इस सेक्शन को लाने का, ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसीलिए ये सेक्शन आया। तो जो फॉरेन वाली एसोसिएट एंटरप्राइजेस थी ना, वो लोग प्रेफर करती थी कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें डेट दूंगा, इक्विटी नहीं दूंगा, ताकि तुम भी फायदे में रहो। तो प्रेफरेंस ऑफ डेट ओवर इक्विटी एज ए मेजर टू फाइनेंस बिजनेस, जब ये लोग ऐसा करना शुरू किए तो हमें एक प्रॉब्लम ये दिखा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे भेज रही हैं, ताकि ये कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाए ये सब पे इंटरेस्ट चला जाए, और बाकी मतलब जो एक टैक्सेबल प्रॉफिट बनता है ना वो कुछ आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सारा का सारा पैसा अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी कंपनी रन करने के जो खर्चे हैं उनको हटा दिया जाए, तो उसके बाद से जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमा रही है सबका सब पैसा बाहर चला जा रहा है, गवर्नमेंट को उस पैसे पे टैक्स नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप जब पीएनएल बनाना ना, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, इबिडिटा निकाल लेना। मान लो आपका ये निकल के आ गया 50 करोड़ रुपए, इसका 30% कैलकुलेट करना 15 करोड़ रुपीस। और अब मैं आपके ऊपर लिमिट लगा देता हूँ। आपका एक्चुअल आपने जो इंटरेस्ट पे किया 40 करोड़ रुपए पे किया, सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल कि 400 करोड़ की फंडिंग आई थी और 10% इंटरेस्ट रेट था
40 करोड़ रुपए पे किया है। बट गवर्नमेंट ने कहा कि आप EBITDA निकाल लेना, और निकालने के बाद से उसका 30% कैलकुलेट करना है। ये आया मेरा 15 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने कहा इतना ही अमाउंट मैं यहाँ पे डेबिट करने को दूंगा तुम्हें, इतना ही अमाउंट, इससे ज़्यादा एक पैसे भी डेबिट करने को नहीं दूंगा। तुम लोग बहुत चालाकी कर रहे हो। तो ये रूल इसीलिए बना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन का 30% जो है, इतना ही अमाउंट आपको अलाउ है अपने PNL में डेबिट करने के लिए। इससे ज़्यादा अमाउंट आप PNL में डेबिट नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑब्वियसली आप पे करने को 40 करोड़ रुपए पे कीजिए, बट आप PNL में 15 करोड़ रुपीस ही देंगे। बट मान लो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन मेरा 50 निकल के आया, 30% 15 करोड़, बट जो एक्चुअली में मैं दे रहा हूँ वो 10 करोड़ रुपीस दे रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर गवर्नमेंट ने कहा नो प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे 10 करोड़ रुपीस डेबिट कर लेना, और मैं तुम्हारे इस एक्ट से बहुत खुश हो गया हूँ। अब तुम एक काम करना ये जो 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें एक्सेस बोल रहा था कि तुम चाहो तो पे कर सकते हो, बट तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम 10 करोड़ रुपए ही दे रहे हो, तो 5 करोड़ रुपए ना तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल का PNL बना, अगले साल के PNL में हमने देखा कि और फंडिंग आई है, और इस बार जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 20 करोड़ रुपए जा रहा है। बट मान लो अगले साल भी हमारा 50 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा 60 मान लेते हैं, 60 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इंटू 30%, 18 करोड़ रुपए हम यहाँ पे डेबिट कर सकते थे ना, बट यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट तो 20 करोड़ रुपए जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना 5 करोड़ रुपए, और तुम्हारा यहाँ पे 2 करोड़ रुपए, 18 तुम कर सकते थे, 20 तुम्हारा एक्चुअल है, तो एक काम करना, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, तुम 2 करोड़ रुपए यहाँ पे और कर लेना, और उसके बाद से 5 - 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए तुम्हारे पास और आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के जाओ। आपको समझ में आ गया? सिंपल कैलकुलेशन है कि जो भी जिस ईयर में आपने अगर कम पे किया है, तो उस ईयर में आप जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है आपका, जितना होना चाहिए और जितना आपने पे किया है, उसका जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है 5 करोड़ रुपए, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और आगे के सालों में अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो जितना बैलेंस अमाउंट है उतना तक का हम आपको और डेबिट करने का ऑप्शन देंगे कि आप डेबिट कर लेना। पूरा का पूरा आपका मुझे लगता है 94 भी मैंने पढ़ा दिया, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि एक बार मैं देख लूँ आपका ये पॉइंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन लाइन विद BEPS इन एक्शन प्लान 4, छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। एक्सेस इंटरेस्ट का मतलब समझो कि एक्सेस इंटरेस्ट का मतलब यही हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्चुअली में 40 करोड़ रुपए और आप पे कर सकते हो 15 करोड़ रुपए ही। तो ये इस दोनों का जो डिफरेंस हुआ, दैट बिकम एक्सेस इंटरेस्ट, वो आपका PNL में डेबिट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। प्रोविज़न वहीं पे एप्लीकेबल होगा to an Indian company or a PE of a foreign company, obviously in India being the borrower who incur expenditure by way of interest or similar nature in respect of any form of debt issued by a non-resident who is an associated enterprises of the borrower. However, the provision of this section would be applicable only where the expenditure by way of interest of similar nature exceed ₹1 crore. वहीं पे सिर्फ एप्लीकेबल होगा जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब इंटरेस्ट या फिर आप उस इंटरेस्ट को किसी अलग नाम से बुलाए तो सिमिलर नेचर सेम होना चाहिए। आप नाम अगर अलग भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक्सीड करता है देन ओनली जो है आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मीनिंग ऑफ डेट, अब देखो यहाँ पे ना डेट का मतलब बताया गया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीज, डेरिवेटिव, एनी अरेंजमेंट दैट गिव राइज टू इंटरेस्ट डिस्काउंट or other finance charges that are deductible in computation of total income chargeable under the head profit and gain of business profession. I hope you understood this. Provision of guarantee and deposit of matching amount deemed to be debt issued. चलो आओ देखते हैं। ये है ABC, ये है इंडिया में, और ये है DEF। यहाँ पे एक बैंक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं USA वाला। ABC एंड DEF ये कंपनी है, यहाँ पे USA में जो है ये DEF है। इसको पता है कि अगर ये इसने फंडिंग कर दी इसे तो फिर वही 30% वाला क्राइटेरिया लग जाएगा और ABC वाले को जो है लॉस हो जाएगा। तो ये करती क्या है, ये कहती है कि बैंक देखो मुझे ABC को ना 200 करोड़ रुपीज़ देने हैं, अब मैं अगर दूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं 200 करोड़ रुपीज़ तुम्हारे पास डिपॉजिट कर देता हूँ और तुम ये 200 करोड़ रुपीज़ जो है ये 200 करोड़ रुपए आगे फॉरवर्ड कर दो
और अब जो इंटरेस्ट आएगा ये तो सिर्फ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे ही ना ये सेक्शन एप्लीकेबल है, बैंक पे तो नहीं एप्लीकेबल है। तो एक काम करो, तुम दे दो और मैं तुम्हारे पास ये पैसे डिपॉजिट किया हुआ हूँ, बाद में इनका इंटरेस्ट शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट होगा, दैट डजंट मैटर टू अस, उस पर मत जाओ। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि ये 200 करोड़ रुपए इन्हें देने थे, बट इसने क्या किया, यहाँ पे इसे दे दिया बैंक को, और बैंक को कहा कि तुम ABC को दे देना, सो दैट जितना भी इंटरेस्ट पे करना हो वो सारा डिडक्टेबल एक्सपेंस बन जाए PGBP में। तो ये या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम अमाउंट 200 CR देना था और 200 CR यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, या फिर हो सकता है कि DEF बैंक से आकर के बोले 200 CR दे दो, मैं उसके लिए आपको गारंटी दे देता हूँ। तो प्रोविज़न यहाँ पे 7th पॉइंट जो है वो आपका यही बोलता है कि अगर गारंटी देते हैं आप प्रोविज़न ऑफ गारंटी एंड डिपॉजिट ऑफ मैचिंग अमाउंट डीम टू बी डेट इशूड, अगर ये जो मैंने आपको यहाँ पे केस बताया कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं इक्वल अमाउंट या फिर आप गारंटी देते हैं, तो भी आपको माना जाएगा ये एक तरीके से कि आप ये जो इंटरेस्ट है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दे रहे हो, और फिर वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका लग जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसने कहा बैंक को कि 200 करोड़ रुपए आगे इधर ABC को दे देना, बट जो डिपॉजिट किया है ना अमाउंट, मैंने अपने एग्जांपल में यहाँ पे इक्वल अमाउंट 200 CR लिया था, मैं कहती हूँ यहाँ पे 180 CR। अब क्या होगा, क्या 200 CR पे जो है जो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो 200 करोड़ पे लगेगा, क्योंकि आगे तो इसे 200 करोड़ रुपीस मिले हैं ना, बट डिपॉजिट हुआ है 180 करोड़ अमाउंट, तो किस पे लगेगा? द आंसर इज 180 पे लगेगा। जितना ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है ना इनडायरेक्टली, सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा। अगर यहाँ पे 150 किया होता तो 150 पे लगता। फिर आपका पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट, आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94B। अगर इंडियन कंपनी जो है वो इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, इंडियन कंपनी, ध्यान रखना, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है आपकी, या फिर जो इंडियन कंपनी या फिर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंपनी, अगर ये दो कंपनी जो है अगर ये बैंकिंग बिजनेस में है, तो फिर ये सेक्शन इंडिया वाली कंपनी के लिए बोल रहे हैं, बाहर वाली कंपनी के लिए नहीं। तो अगर ये बैंकिंग बिजनेस में है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमारा आज का लास्ट सेक्शन 94A, नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया। देखो कुछ ऐसी कंट्रीज़, अभी तो कोई कंट्री नहीं है, बट एक ऐसी कंट्री थी जिसका नाम था साइप्रस, जो कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोग पैसे लेकर के बाहर जाते थे, एक तरीके से ब्लैक मनी का बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। और उसके बाद से जब कंट्री इंडिया जो है डिटेल मांगती थी कि आप मुझे डिटेल दीजिए क्या है कैसे है, तो इस कंट्री ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इसे NJA बना दिया, नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा अभी जो है साइप्रस को NJA हम नहीं मानते हैं, अभी इस पर से जो एक तरीके से बोलूँ बैन जो था वो हट गया है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन रिमूवल ऑफ साइप्रस फ्रॉम द लिस्टेड ऑफ नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया, अभी इसके ऊपर कोई भी NJA का प्रोविज़न नहीं लगता, अब हटा दिया है। बट तब जो था, जब इस कंट्री ने कोऑपरेट करना बंद किया था और इस टाइप की चीज़ें आगे ना हो उसके लिए प्रोविज़न लेकर के कि जो भी कंट्री नोटिफाइड होगी या जो भी एरिया नोटिफाइड होगा NJA, उसके साथ, मान लो मैं इंडिया में मैं ही हूँ और अगर मैं NJA के किसी पर्सन के साथ या किसी बैंक के साथ डील करती हूँ, तो पता है क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि हम दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं और मैंने कुछ भी डील किया हो, चाहे मैंने परचेज़ किया हो या मैंने सेल किया हो, अब जब हम दोनों AE बन गए तो हमारे ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो सेल परचेज़ है उसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो ALP के बेसिस पे होगी। साथ के साथ अगर इन्होंने ये कहा कि अगर आप बैंक के साथ डील करते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम यही आ रही थी ना कि ये लोग बैंक में ले जाके काफ़ी सारे पैसे डिपॉजिट कर देते थे और गवर्नमेंट ने, साइप्रस वाली गवर्नमेंट ने मना कर दिया कोऑपरेट करने से कि नहीं, हम आपको लिस्ट नहीं देंगे कि कितने लोगों ने कैसे कितने पैसे जमा किए हैं। तो TP का प्रोविज़न जो है आपको TP के प्रोविज़न में एक नेक्स्ट ये लाया गया कि अगर यहाँ पे आप बैंक से डील करते हैं तो आपको ना ऑथोराइज़ करना पड़ेगा, किसको, इंडिया का कोई रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसको आपको ऑथोराइज़ करना पड़ेगा कि आप जाइए
इस वाले साइप्रस में जाइए, साइप्रस एनजे, तो साइप्रस में जाइए। मेरा जो अकाउंट है वो एबीसी बैंक में है। आप एबीसी बैंक में जा करके, मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ कि आप जाइए और जा करके मेरे बारे में आप जो भी डिटेल निकलवाना चाहे, जैसे कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर के आया हूँ, मेरा ट्रांजैक्शन आप देखना चाहे, मैं कैसे पैसे मूव कर रहा हूँ, वो सब आप कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, बस इतना ही, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हाँ, बट पॉसिबिलिटी मुझे इसकी लग रही है कि इस पे एमसीक्यू बन के आ सकता है। पहला आपको पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू नोटिफाई, किसी भी एरिया को वो एनजे बना सकती है। दूसरा पॉइंट, आपको ये नोटिफिकेशन में जो साइप्रस पहले एनजीए था अब उसको लिस्ट से हटा दिया गया है। ए ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द पार्टीज देयर टू इज ए पर्सन लोकेटेड इन एनजीए वुड बी ड्यू टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाएगा और ट्रांजेक्शन जो है अब एएलपी पे रिकॉर्ड होगा, टीपी के सारे प्रोविजन लग जाएंगे। पर्सन बेस्ड इन एनजे शैल include a person who is resident of NJ and a person not being an individual which is established in NJ। पर्सन का मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई कंपनी, फर्म, कुछ भी जो कि इस्टेब्लिश हो एनजे में, उसको भी हम पर्सन ही मानेंगे। और जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच मानेंगे। पेमेंट मेड टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन एनजे, मतलब मैंने कहा बैंक को, किसी बैंक को अगर आप पे करते हैं, वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, आप डिडक्शन उसके नहीं ले सकते हैं अनलेस द एसएससी ऑथराइज सीबीडीटी, जब तक कि आप सीबीडीटी के किसी ऑफिसर को या फिर सीबीडीटी को और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ सीक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी। जब तक आप ऑथराइज नहीं कर देते कि आप जाइए और मेरे बिहाफ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आना है लेकर के आइए। नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विद a person located in NJ would be allowed unless the SSC maintain the relevant document and furnish prescribed information. A sum credited or received from a person located in NJ deemed to be the income of the recipient SSC। मान लो मिस्टर ए हैं NJ में और मैं यहाँ पे हूँ और अगर इन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये मेरा इनकम हो गया। Credited or received from a person located in NJ to be deemed to be the income of the recipient SSC if it does not explain satisfactorily the source of such money in the hand of such person। अब देखो मिस्टर ए जो है ये एनजेए में है, एनजेए ने, मिस्टर ए ने मुझे पैसे दिए, मेरे पास इनकम टैक्स की अथॉरिटी आती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी आती है और मुझसे पूछती है कि अच्छा आपके पास मिस्टर ए से पैसे आए। अब आप मुझे ये बताइए कि मिस्टर ए के पास से ये पैसे कहाँ से आए। मुझे ये बताना पड़ेगा कि मिस्टर ए के हैंड्स में ये पैसे कहाँ से आए, क्या उसकी सैलरी इनकम से ये पैसे आ रहे हैं या पीजीबीपी से आ रहे हैं या उसके अदर सोर्स से आ रहे हैं। और अगर मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता हूँ तो फिर ये मेरा इनकम बन जाएगा। पैसे तो हम इधर उधर देते रहते हैं ना, उसको हम इनकम थोड़े मानते हैं। आपका अगर कोई फ्रेंड हो, अगर आप उसको पैसे देते हो इन केस ही नीड्स इट, तो आप उसे इनकम थोड़े बनाते हो, आप उसे इनकम नहीं बनाते ऑब्वियसली। उसी तरीके से हम तब तक ये इनकम नहीं मानेंगे अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये मिस्टर ए की सैलरी इनकम है या पीजीबीपी या अदर इनकम है, कोई बात नहीं। बट अगर आप एक्सप्लेन नहीं किए तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये आप ही की इनकम है और आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। एक्चुअली हो भी ऐसा ही रहा था, सच बोलूँ तो, कि मेरा कोई दूसरी कहीं पे, मान लो मेरी कोई और कंट्री है जहाँ पे मेरी इनकम राइज हो रही है और यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ टैक्स लगे, मैं इधर मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मिस्टर ए को बोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे दे दिया। अब मुझे पैसे मिले किसी से, वो मुझे थोड़े ना इनकम इंक्लूड हो जाएगी। बट यहाँ पे इसीलिए ये प्रोविज़न लेकर के आया कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम इनकम मानेंगे। इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन और इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट द बेनिफिशियल ओनर। फिर टीडीएस की बात करते हैं, जो टीडीएस का रेट होगा वो 30% और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब होगा। ख़त्म हो जाती है आपकी बात यहाँ पे एनजीए की। आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। अब बाय लिखने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलो बाय। ओके।